बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी एज सब्जेक्ट, उसका स्कोप पढ़ा था, उसकी जो मेजर ब्रांचेस थी, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ डिस्क्राइब किया था। तो आज का लेक्चर इसी की कंटिन्यूटी है। आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की जो सब फील्ड्स है या ब्रांचेज है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलें, वो इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। सब फील्ड्स और ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जी, तो जैसे स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल ज्योग्राफी डिफाइन किया कि जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसकी अर्थ की जो ओरिजिन है, रॉक्स है या वाटर साइकिल्स है, ओशंस हैं, जहां जहां भी फिजिकल फीचर्स इंटरलिंक कर रहे हैं, उसकी स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप में आती है। तो आज हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली हम इनकी जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी जो फिजिकल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स बनती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब फील्ड है फिजिकल ज्योग्राफी की, दैट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी जो कि अब अपने तौर पर ये पूरी ब्रांच बन चुकी है, जिसमें आगे फर्दर स्टडीज हाई डिग्रीज पीएचडी तक हो रही हैं। तो जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रॉक्स, अर्थ कैसे बनी है, ये तमाम जो प्रोसेस है बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर आता है। स्टडी अबाउट रॉक्स, हाउ द अर्थ फॉर्म, internal structure of the अर्थ। मतलब ये कहने क्या है, जियोलॉजी बेसिकली हम लोग जो अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। आमतौर पे आप देखते हैं कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, ताकि जो नीचे से जमीन से चीजें निकाली जाती हैं उसमें जियोलॉजी का बड़ा रोल है। इसमें हम रॉक्स की स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जियोमोफोलॉजी। जियोमोफोलॉजी स्टडी अबाउट surface feature of the earth like mountains, plains, valleys or plateaus। जियोमोफोलॉजी में हम लोग जो सरफेस फीचर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दो ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन है। डिफरेंस हमारे पास यह आ जाता है जियोलॉजी में, जियोलॉजी या जियोमोफोलॉजी में। जियोलॉजी बेसिकली अर्थ के बारे की स्टडी का नाम है, और जियोमोफोलॉजी सरफेस के ऊपर जो हमारा फीचर है उसकी स्टडी का नाम है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी थर्ड ब्रांच की तरफ। थर्ड ब्रांच हमारे पास है, ये सब फील्ड आप कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी। Climatology is a study about different climatic regions like long-term variations in the atmosphere. क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, यूजली पूछा जाता है कि क्लाइमेट को डिफाइन हम कैसे करते हैं, व्हाट इज अ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हमारे पास किसी भी एरिया की वो स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो साल साल से एक जैसी रहती है। आसानी के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को एग्जांपल लिया जाए तो पाकिस्तान में गर्मियों के महीने और सर्दियों के महीने फिक्स हैं। मतलब थ्रू आउट द ईयर आप देखते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमें समर सीजन या गर्मी के महीने काउंट किए जाते हैं, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये हमारे पास सर्दी के महीने काउंट किए जाते हैं। तो ये साल साल से ऐसे ही होता है हुआ है। कभी ऐसे नहीं आपने सुना होगा कि आज जून के महीने में तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी और पूरा जून का महीना बहुत ज्यादा ठंडा होगा, ऐसा नहीं। हाँ, एक दो दिन वेदर कंडीशन चेंज हो सकती हैं, बट दैट लॉन्ग टर्म जब हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर कंडीशन बन सकती है जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लाइमेट को डिफाइन कर देती है। इसी तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखते हैं कि जो सन शाइन है वो थ्रू आउट द ग्लोब एक जैसा नहीं होता। कहीं पर सम
टाइम ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही होती है, कहीं पर कम पड़ रही होती है, तो जो जितनी हमारे पास इंसुलेशन आ रही होती है फ्रॉम द सन, तो जितनी वो परपेंडिकुलर रेज किसी एरिया पे फॉल कर रही होती है, उतना ही उसका क्लाइमेट गर्म या हॉट हो रहा होता है। तो इसी वजह से ग्लोब के ऊपर भी डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन बनाए गए हुए हैं या बन गए हुए हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी या मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो इन्हीं क्लाइमेटिक रीजन को स्टडी को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज स्टडी अबाउट weather conditions and it is also used for weather forecast. For weather forecast, मेट्रोलॉजी बेसिकली जो ब्रांच है जिसमें हम लोग वेदर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, मींस कि जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन होती है एटमॉस्फेयर उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तो वेदर बेसिकली हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन, वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर लाइक चेंज इन क्लाउड्स कवर, रेनफॉल और विंड मूवमेंट और टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये हमारे पास बेसिकली सारे के सारे जो एजेंट है आप ये कह सकते हैं, ये पैरामीटर्स हैं, ये वेदर को डिफाइन कर रहे होते हैं। यही पैरामीटर्स क्लाइमेट को भी डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यही पैरामीटर जब शॉर्ट टर्म वेरिएशंस में डिफाइन कर रहे होते हैं तो वेदर होता है, जब लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में डिफाइन कर रहे होते हैं देन उसको क्लाइमेट डिक्लेयर किया जाता है। ये वेदर और क्लाइमेट में फर्क ही यही है कि डे टू डे चेंजेस जो होती है इन क्लाउड कवर, मूवमेंट ऑफ द विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, इज कॉल्ड वेदर, बाय द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस जो पर्टिकुलरली किसी भी एरिया की एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं सब फील्ड दैट इज बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी इज अ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी अबाउट distribution of living things like distribution of plants and animal throughout the globe. ओके, मीन जितने लिविंग हमारे पास थिंग्स आ जाती हैं, चाहे वो प्लांट्स आ जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स आ जाते हैं, थ्रू आउट जो उनकी स्पेसिफिक डिवीजन है कि कौन कौन से एरियाज में कौन कौन स्पीशीज पाई जाती है, दिस इज ब्रांच डील करती है बायोजोग्राफी। ठीक है, तो बायोजोग्राफी बेसिकली हम लोग ये नहीं बताते कि किसी भी एनिमल्स की लाइफ साइकिल क्या है, बेसिकली उसका जो फूड इनटेक है सारा, उसका डाइजेस्ट सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं बताते जो कि बेसिकली जियोलॉजी की ब्रांच कंसिडर की जाती है। हम जिस ये बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, यानी ये स्पेसिफिक एनिमल्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। इस तरह हम जब प्लांट्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ मिलती है, इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ज्योग्राफी का ये बेसिकली स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब फील्ड आती है सॉइल ज्योग्राफी। Obviously, with the name I easily understand, it is a study about the soil of particular areas. Study of the soil of particular area means हम ये देखते हैं कि soil texture क्या है, soil का soil texture, soil then color, then how it is compact, कंपैक्शन भी इसमें देखी जाती है। तो डिफरेंट इसमें आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं जो सोइल की स्टडी में हमें हेल्पफुल करती हैं। बट क्वेश्चन यहाँ ये आता है हमारे पास, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सोइल को स्टडी करना क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें एक अलग से फील्ड बनाना पड़ेगी? तो जी बिल्कुल, सोइल को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सोइल किस टाइप की क्रॉप के लिए सूटेबल है। तो किसी भी एग्रीगेटिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो सोइल की उसकी आउटपुट है उसको देखते हुए अपने एरियाज में सर्टेन क्रॉप्स को ग्रो करें। प्लस अगर हम अर्बन सेंटर की तरफ चलते हैं, शहरी इलाकों की तरफ चलते हैं, तो शहरी इलाकों में भी सोइल को स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है
क्योंकि उसमें सबसे पहले किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो स्टडी की जाती है सॉइल को स्टडी किया जाता है। आल्दो कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस जो डेजिग्नेट की गई है किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए, क्या वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी कर सकती है कि नहीं, उस सॉइल की कितनी कंपैक्शन है कि उतने बड़ा जो उस पे वेट आएगा उसको सस्टेन कर सकती है या नहीं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है ज्योग्राफी की, सॉइल ज्योग्राफी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ब्रांच की तरफ, दैट इज ओशनोग्राफी। जैसा कि आपको नाम से इसका पता चल गया होगा, इट इज स्टडी अबाउट द ओशन। तो स्टडी क्या की जाता है ओशन में? स्टडी अबाउट ओशन वाटर, ओशन वाटर, वाटर मूवमेंट एंड वाटर कंपोजिशन, एंड वाटर कंपोजिशन। ओके, तो ओशनोग्राफी बेसिकली हम ओशंस के अंदर जो पानी की हरकत है, पानी जो मूवमेंट है, उसको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। पानी, क्योंकि आप देखते हैं कि ओशंस के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ करंट्स होती है, टाइड्स होती है, वेव्स होती है, जो कि एक अलग एक पूरा पूरा हमारे पास चैप्टर्स हैं करंट्स के, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। पैसिफिक ओशन की करंट्स, इंडियन और अटलांटिक ओशन करंट, और इनका क्या क्या यूजेज किया जा रहा होता है इन मूवमेंट का। प्लस हम ये इसमें पढ़ते हैं कि इस जो वाटर है ओशन का, इसकी कंपोजिशन क्या है। आप जानते हैं कि क्या हम समंदर के पानी को पी सकते हैं? तो हम समंदर के पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि सॉल्टी होता है, इसमें केमिकल्स होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, कंपोजिशन को पढ़ते हैं किस तरह से कंपोजिट किया गया, कितने साल्ट है, कौन कौन साल्ट है। तो इस सारी स्टडी को हम जो करते हैं ओशनोग्राफी में कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अपने मूव करते हैं स्टडी ब्रांच की तरफ, दैट इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर, water everywhere on the surface of the earth, everywhere on the earth, not only surface, on the earth, either in form of liquid, gas or solid. It is also study here about the water cycle, underground water. इट मीन हाइड्रोलॉजी में हम जो वाटर की जिस मर्जी फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, स्नो है, या इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड जो कि रनो वाटर होता है, रिवर्स में आता है, अंडरग्राउंड वाटर आता है, लेक्स में आता है, स्ट्रीम्स में वाटर मौजूद है आपके पास, या इन द फॉर्म ऑफ गैस जो कि मॉइस्चर की फॉर्म में आबो हवा के अंदर मौजूद है। सभी फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हम पूरा वाटर साइकिल इसमें स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज द हैजर्ड ज्योग्राफी। Hazard geography is a study about distributions of study about distribution of different types of hazards like earthquake, tsunamis, like droughts like floods, and any epidemic। मीन्स हैजर्ड्स जो है उनको स्टडी किया जाता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया जाता है। किन एरियाज में जो ड्राउट्स हिट एरियाज हैं और फ्लड हिट एरियाज, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मीन्स और लाइक एपिडेमिक स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह से हमारे पास फ्लू स्टार्ट हो गया था, या कोरोना रिसेंटली हमारे पास एपिडेमिक था, उसके उन एरियाज को पर्टिकुलर हाईलाइट किया जाता है और फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जाते हैं। बेसिकली हम इसमें मैपिंग ड्रॉ करते हैं और हाईलाइट करते हैं उन एरियाज को जहां पर जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं। तो हैजर्ड ज्योग्राफी बेसिकली मेजर ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ब्रांच की तरफ, दैट इज द कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, इज द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। ओके,
कार्टोग्राफी बेसिकली जो मैप ड्रॉ करते हैं सारे का सारा जो इसका आप कह रहे हैं ब्रांच है वो कार्टोग्राफी में आ रहा होता है। अब आपको पता होगा मैप ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। तो मैप ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम, चूंकि हमारी अर्थ एक गोल जियोड शेप में है, तो इस जियोड शेप को जब हम इस फ्लैट पेपर पे लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कार्टोग्राफी के थ्रू हो रहा होता है। मीन इस ग्लोब के ऊपर जो हमारे पास लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस होती हैं उनको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इस ग्लोब, इस फ्लैट पीस ऑफ पेपर के ऊपर। अब जाहिर है कि एक गोल चीज को जब फ्लैट पेपर पे लेकर आएंगे तो उसमें एरर्स आएंगे, वो डी शेप भी होगा, उसका डिस्टेंस भी खराब होगा, बिल्कुल ऐसे होता है। तो जो प्रोसेस होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस को फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे लेके आने को उसका प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन जो डिफरेंट एरियाज के लिए यूज की जाती है, लाइक कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंडरिकल प्रोजेक्शन, तीन तरह की मेन प्रोजेक्शन की टाइप्स है। तो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं इस ग्लोब को फ्लैट पीस ऑफ पेपर मुंतकिल करने के लिए। तो बहरहाल इस सारे प्रोसेस को हम कार्टोग्राफी को, ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कार्टोग्राफी इज द सिस्टर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी आता है, दैट इज द जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, like abbreviation GIS। GIS बेसिकली कंप्यूटर टूल है जो कि हमारे पास जो पेपर वर्क है मैप का उसको शिफ्ट किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर। मींस कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको शिफ्ट किया जाता है कंप्यूटर। आप ये कह सकते हैं डिजिटल मैपिंग, GIS इज द डिजिटल मैपिंग। We shift longitude and latitude and sort out data and analyze data। जीएस बड़ी एडवांस फील्ड है हमारे पास ज्योग्राफी की। बेसिकली इसमें हम लोग जो पुराना मेथड है मैप मेकिंग उसको तो इंग्लिश करते ही करते हैं, प्लस हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, कुछ लेजेंड्स यूज करते हैं जिसकी मदद से हम मतलब वन क्लिक किसी भी पर्टिकुलर एरिया का पूरा पूरा मैप ड्रॉ कर सकते हैं। मींस कि हम ये बता सकते हैं इजीली एक ही मैप के ऊपर कि हाई फ्लड रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं। फिर हम जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है हिस्ट्री में उसको ऐड करके हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं इन फ्यूचर में कि अगर नेक्स्ट फ्लड आएगा और कब आ सकता है और किन किन एरियाज पर इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह फ्लड्स के बाद अगर हम बात करें हमारे ड्राउट्स की, तो ड्राउट में भी यही है कि जो पैटर्न सेट किया जाता है हिस्ट्री को हम ऐड करके उस पैटर्न से हम मैप ड्रॉ करते हैं। ऑब्वियसली ये कंप्यूटर बेस्ड मैप होते हैं और वन क्लिक हम पूरे थ्रू जितना भी हमने टेन्योर सेट किया जाता है उसकी हिस्ट्री विद इन 9 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डाटा स्टोर भी करने का काम आता है, एनालाइज भी करता है, उसको प्रेडिक्ट भी करता है। तो इट इज वेरी एडवांस ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ तक की था। आज हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को लिस्ट किया जिसके अंदर हम लोगों ने जियोलॉजी पढ़ा है, जियोमोर्फोलॉजी पढ़ा है, देन नीचे हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, मेट्रोलॉजी पढ़ा, ओशनोग्राफी को देखा हम लोगों ने, देन हाइड्रोलॉजी हमने ब्रांच को देखा, इस देन ओवर अगेन हमने हैजर्ड ज्योग्राफी को देखा, कार्टोग्राफी और लास्ट में हमने जीएस के बारे में पढ़ा। तो होपफुली आपको अगर क्वेश्चन आता है अबाउट द डिफाइन फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंग्लिश मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, या ऐसा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है डिफाइन फिजिकल ज्योग्राफी एंड हाईलाइट द सब फील्ड्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो होपफुली आप इसको आंसर को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।